राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र 2026 की विधिवत शुरुआत आज हो गई। 27 जनवरी को एफटीए और 29 जनवरी को पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे 2026 की झलक उनके भाषण में दिखी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण को राष्ट्र की साझा आकांक्षा बताया और आत्मनिर्भरता व राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। वीबीजी रामजी कानून की सराहना करते हुए उन्होंने खुशहाल किसान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने सभी सांसदों से राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एकजुट होने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक बताते हुए इसे यूथ और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। राष्ट्रपति ने भारत और यूरोप के बीच लोकतंत्र और खुली बाजार अर्थव्यवस्था जैसे साझा मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने इस समझौते को दोनों पक्षों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया, जो एक स्थिर और संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देगा। उन्होंने सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को विकसित भारत के लिए अहम बताया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की विफलताओं, ज्वलंत समस्याओं जैसे बेरोजगारी या महंगाई का उल्लेख प्रायः नहीं होता। यह वास्तविक जमीनी हकीकत के इतर सरकार की पीठ थपथपाने तक ही सीमित होता है। साथ ही अभिभाषण के बाद होने वाली चर्चा में विपक्ष द्वारा उठाए गए संशोधनों को अक्सर सरकार बहुमत के बल पर खारिज कर देती रही है। इससे चर्चा की गहराई कम हो जाती है और यह केवल एक औपचारिकता तक ही सीमित रह जाती है। एफटीए को राष्ट्रपति द्वारा ऐतिहासिक कहने पर विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत ने अपनी 92% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे बड़े मानकों का पालन करना भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती बने रहेगी। साथ ही डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है, लेकिन भविष्य में इन पर दबाव बढ़ सकता है। एफटीए डील पर जानकारों की टिप्पणी और आगामी बजट पर पड़ने वाले इसके असर को आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इस डील में कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं या बहुत कम है, जिनमें कृषि और डेयरी को फिलहाल इस डील से बाहर रखना, यूरोपीय संघ के कड़े स्वच्छता मानक और तकनीकी नियम भारतीय कृषि निर्यात के लिए बड़ी बाधा बन सकते हैं। सीबैम और वनों की कटाई से जुड़े नियम एसएमईज की लागत बढ़ा सकते हैं। हालांकि ईयू भविष्य में किसी अन्य देश को दी जाने वाली छूट भारत को भी देने पर सहमत हुआ है। डेटा सुरक्षा और पेटेंट नियमों पर ईयू का सख्त रुख भारत के जेनेरिक दवा उद्योग के लिए चिंता का विषय है। ईयू भारत के लिए डाटा एडिक्वेसी पर जोर दे रहा है, जो भारत के डिजिटल व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वीजा और प्रोफेशनल मोबिलिटी पर भी ईयू ने सीमित रियायतें दी हैं। समझौते के तहत ईयू भारत के लगभग 99.5% निर्यात उत्पादों पर टैरिफ हटा देगा। इससे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को भारी लाभ होगा। बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अनुमान है कि इस डील से भारत का निर्यात $50 बिलियन तक बढ़ सकता है, जिससे बजट में रोजगार सृजन के लक्ष्यों को बल मिलेगा। यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच से भारतीय जेनेरिक दवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। बजट में R&D और मेड इन इंडिया दवाओं के लिए अधिक फंड मिल सकता है। बजट 2026 में इन निवेशों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों या नई औद्योगिक नीतियों का प्रस्ताव हो सकता है। बजट में स्किलिंग और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन बढ़ने की संभावना है। बजट 2026 में भारतीय कंपनियों को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करने के लिए सब्सिडी या कर छूट के प्रावधान किए जा सकते हैं। वहीं इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भारत ने यूरोपीय संघ के 97% से अधिक उत्पादों पर शुल्क रियायतें दी हैं।
इससे कस्टम ड्यूटी से होने वाली आय में कमी आ सकती है, जिसे संतुलित करने के लिए सरकार को जीएसटी या प्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। यूरोपीय ऑटोमोबाइल, वाइन और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम होने से स्थानीय निर्माताओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। बजट 2026 में इन घरेलू उद्योगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होगी। हालांकि डील में रक्षा और सुरक्षा साझेदारी शामिल है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यूरोपीय देश अक्सर उच्च तकनीक साझा करने में हिचकिचाते हैं, जिससे भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। यूरोपीय कारों पर शुल्क 110% से घटाकर 10% तक किया जाएगा। बजट में घरेलू ऑटो कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए विशेष रियायतें दी जा सकती हैं। वहीं कल पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में निवेश और बड़े सौदों पर पड़ने वाले असर भी काफी सकारात्मक रहने की उम्मीद है। कल के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों, विशेष रूप से जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट का असर कॉरपोरेट जगत के कॉन्फिडेंस पर दिख सकता है। यदि सर्वेक्षण 7.4% से 7.8% की विकास दर का समर्थन करता है, तो यह कंपनियों के लिए विस्तार के नए सौदे करने का सही समय माना जाएगा। वहीं एफटीए को विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना का केंद्र बनाया है। सीपीआई-एम जैसे दलों ने इसे भारतीय आर्थिक हितों का पूर्ण समर्पण करार दिया है। उनका दावा है कि इससे घरेलू उद्योगों, किसानों और छोटे उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। विपक्ष ने ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और डेयरी मांस उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कटौती का विरोध किया है। विपक्षी दलों और टीडीपी जैसे सहयोगियों ने सरकार से इस समझौते और विदेश नीति पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की है। विपक्षी नेताओं ने कैग रिपोर्ट 2025, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही बाधित करने के भी संकेत दिए हैं। हालांकि बजट 2026 के लिए असली चुनौती यह होगी कि कैसे आयात शुल्क में होने वाली कटौती की भरपाई की जाए और घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से बचाया जाए। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत के कृषि क्षेत्र और घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक मानकों जैसे सीबैम और श्रम नियम का पालन करना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। सरकार के लिए चुनौती इस समझौते के लाभों को संतुलित करना और घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना होगा। फिर मिलेंगे।